सो वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिबेंचर्स चैप्टर। डिबेंचर होता क्या है? जस्ट लाइक अ शेयर, आप लोग अपना पैसा डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। डिबेंचर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है? एक पीस ऑफ पेपर मिलता है तुम्हें जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। फॉर एग्जाम्पल, साहिब की कंपनी है और मैंने उसकी कंपनी में 10 रुपए के डिबेंचर खरीदे, 4, मतलब एक डिबेंचर कितने का हो गया? 2.5 रुपीज का। 2.5 रुपए का एक डिबेंचर था और मैंने 4 डिबेंचर्स खरीदे, तो मैंने कितने रुपए उसको पे करे? 10 रुपीज। अब वो जो 10 रुपीज मेरे गए हैं वो सेफ है। डिबेंचर्स में कभी भी पैसा डूबता नहीं है आपका, शेयर्स में पैसा डूब सकता है। तो कौन से बेटर हुए? डिबेंचर्स। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर्स पे डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर्स पे हर साल साहिब की कंपनी मुझे क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। तो कौन से बेटर हुए फिर से? डिबेंचर्स। तो हमेशा अगर आपने कभी भी इन्वेस्ट करना है तो या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में ही करना है, कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। क्या बेटर होता है दोनों में से? डिबेंचर्स। क्लियर? ओके। डिबेंचर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, कॉपीज पे लिखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 is cumulative debentures. Cumulative debentures. Cumulative debentures. से क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? +1 स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? वो कैसे निकलती थी? प्लस करके ही निकलती थी। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ तो क्या निकल जाती थी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिर्फ अब इसका मतलब ये होता है कि मान लो अनुज की कंपनी है, अब नाम से ही पता लग रहा है वो इंटरेस्ट नहीं निकाल पाई। जो उसने अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है वो नहीं दे पाई, तो अगले साल के इंटरेस्ट में पुराने वाला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये कौन सी टाइप बन गई? क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स। तो इसको इंग्लिश में साधारण लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स the interest gets accumulated in the next year interest if by chance the company was unable to pay interest in the current year. अगर एक करंट ईयर में उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो अगले साल के ईयर के साथ जब वो इंटरेस्ट पे करेगी, पुराने वाला इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा। ये कौन सी टाइप हो गई? क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स। क्लियर? सेकेंड टाइप लिखो, नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स। नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स क्या होगा इसका मीनिंग? जिसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा वो क्या बन गए? नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स। ठीक है। थर्ड वैरायटी राइट डाउन, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। ध्यान से समझना केस। मान लो आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट आया 10 लाख। कितना प्रॉफिट आया? कंपनी ने शेयर्स पे डिविडेंड दे दिया 5 लाख का। कितने रह गए? कंपनी ने टैक्स पे कर दिया 2.5 लाख का। कितने रह गए? कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी ऑलरेडी दे चुकी है, सपोज 1 लाख। कितने रह गए? अब ये जो बचा हुआ माल है ना, ये इक्विटी को मिलता है। वैसे किसको मिलता है? इक्विटी। मतलब सारी पेमेंट्स करने के बाद पैसा फिर भी बच गया। मान लो इक्विटी को भी पेमेंट हो गई, प्रेफरेंस को भी हो गई, डिबेंचर्स को भी हो गई, टैक्स भी दे दिया, क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया, बैंक की किस्त भी उतार दी, फिर भी कंपनी के पास 1.5 लाख रुपए बच गए। अब अगर इस पे डिबेंचर होल्डर्स का हक है तो वो कौन से डिबेंचर्स बन गए? पार्टिसिपेटिंग। तो व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग?
which participates in the residual profits. सारी पेमेंट्स करने के बाद अगर बचे हुए प्रॉफिट्स पे भी डिबेंचर होल्डर्स का हक है तो वो कौन से डिबेंचर्स बन गए? पार्टिसिपेटिंग. तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस, बैंक लोन इंटरेस्ट, creditors, tax, if the company has still some money left with it and it distributes again to debenture holders, then those debentures are called participating debentures, which results in residual profits. कीवर्ड क्या है इसका? रेजिडुअल प्रॉफिट्स. ये वर्ड लिख लो ब्रैकेट में, रेजिडुअल प्रॉफिट्स. डन. नेक्स्ट टाइप, redeemable debentures. Redeemable debentures. मैंने साहिब की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, 10 साल बाद वो मुझे मेरे पैसे भी वापस कर देगा. 10 रुपीज की मैंने डिबेंचर्स खरीदे थे, मुझे 10 रुपए भी क्या मिल जाएंगे? वापस. इसको बोलते हैं रीपेमेंट. रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट. तो जिन डिबेंचर्स की रीपेमेंट हो जाएगी कुछ सालों के बाद, उसको हम बोलेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स. लिख लो ब्रैकेट में, रीपेमेंट आफ्टर सम इयर्स. रिडीमेबल के साथ लिखना है, रीपेमेंट आफ्टर सम इयर्स. नेक्स्ट टाइप, इररिडीमेबल डिबेंचर्स. इररिडीमेबल डिबेंचर्स. अनुज, क्या मीनिंग होगा इसका? पेमेंट कई सालों बाद ना आए. ऐसा कोई डिबेंचर ही नहीं होता बेटा. रिडीमेबल का मतलब जिसकी पेमेंट आ गई कुछ सालों बाद. इररिडीमेबल का मतलब ये नहीं होता जिसकी पेमेंट नहीं आएगी. अगर पेमेंट नहीं आएगी वो डिबेंचर ही नहीं है, वो तो शेयर है. तो गलत हो गई आपकी डेफिनेशन. सान्या, सेम सोचा था, गलत आंसर. सिट डाउन. एनीवन इन द क्लास? जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए थोड़े सालों बाद, वो कन्वर्टेबल होते हैं डार्लिंग. सिट डाउन. इररिडीमेबल का मतलब ये नहीं होता जो इनकी रीपेमेंट नहीं होएगी, बट जब कंपनी खत्म होएगी. उनकी रीपेमेंट कब होएगी? जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी. तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स whose repayment will be made on liquidation of the company. Liquidation का मतलब dissolution, winding up of the company. ये words लिखने हैं, liquidation, winding up and dissolution of the company. Liquidation, winding up and dissolution of the company. Next type, write down convertible debentures. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अभी पीयूष ने आंसर दे ही दिया. जिसको हम शेयर्स में क्या कर देंगे? कन्वर्ट. वो क्या बन गए? कन्वर्टेबल. और जिनको हम नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो उसकी अगली टाइप क्या है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो 2 टाइप्स हो गई अगली. कन्वर्टेबल के साथ ब्रैकेट में लिख देना कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. नॉन कन्वर्टेबल मींस व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. कन्वर्टेबल मींस जिनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शेयर्स में. और नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते. करें स्टार्ट प्रैक्टिकल. लिखो वापस पे. टॉपिक नंबर 1, जर्नल एंट्रीज. ईशान स्टैंड अप. बेटा जो 8 एंट्रीज हमने शेयर्स में की थी वो सुना दो फटाफट. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. बस स्टॉप. हम बोलते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. शेयर वर्ड हटा के क्या लगा देंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन. तो पहली एंट्री लिखनी नहीं है. डोंट राइट एनीथिंग. फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. सेकेंड एंट्री बोलो ईशान, आप क्या लिखते होते थे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. अब इस चैप्टर में शेयर्स तो है नहीं,
तो शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना, क्या लिखना है फिर 2 डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। अब ये डैश परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 4%, 6%, 10%, मतलब उस पे कितना इंटरेस्ट होगा वो क्वेश्चन में गिवन है। सपोज हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो हम एंट्री क्या करेंगे टू 10% डिबेंचर, मतलब शेयर कैपिटल वर्ड रिप्लेस्ड विद डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंट्री बोलो थर्ड। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर की जगह क्या लगा देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल की जगह क्या लगा देंगे परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। क्लियर? फोर्थ एंट्री बोलो शेयर अलॉटमेंट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर की जगह क्या लगा देना है डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट एंड सो विद द रेस्ट ऑफ द 4 एंट्रीज। क्लियर? तो लिख लो ये रिप्लेसमेंट क्या है, बस रिप्लेसमेंट लिख लो। शेयर कैपिटल को क्या बोलना है परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स, और लिख लो कॉपीज पे ऑल द 8 एंट्रीज विल रिमेन सेम। सिट डाउन निशान, वेरी गुड। टॉपिक नंबर 2 डिबेंचर्स इश्यूड एट प्रीमियम। डिबेंचर्स इश्यूड एट प्रीमियम, आपको याद होगा जब प्रीमियम बताते नहीं है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट या फाइनल, तो किसके साथ होता है अलॉटमेंट के साथ होता है, और वो क्रेडिट होता है। तो लिख लो सेम एज डन इन शेयर्स, same as done in shares, same as done in shares. Next topic, calls in arrears. Topic number 3, calls in arrears. हमें पैसे नहीं मिले तो कंपनी को क्या हो गया लॉस। क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, जो अमाउंट उसने नहीं दिया होगा उसमें कॉल्स इन arrears को डेबिट करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा सेम एज डन इन शेयर्स। Topic number 4, calls in advance. Calls in advance. शेयर होल्डर ने पैसे पहले दे दिए थे तो हमने पहले उसको क्रेडिट किया था, बाद में उसको दोबारा डेबिट किया था। तो यहाँ पे बस शेयर होल्डर्स की जगह हम क्या वर्ड बोलेंगे डिबेंचर होल्डर्स ने पैसे पहले दे दिए, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट दे दी, फाइनल दे दी, तो वो पहले क्रेडिट हो जाएगी, बाद में क्या हो जाएगी डेबिट। तो इसका आंसर भी क्या है सेम एज डन इन शेयर। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 प्रो राटा टेबल। टॉपिक नंबर 5 प्रो राटा टेबल, सेम एज डन इन शेयर्स, सेम एज डन इन शेयर्स। वही के वही कॉलम्स बनेंगे, बस शेयर की जगह क्या वर्ड लगाना है डिबेंचर। नेक्स्ट टॉपिक 4 फीचर ऑफ डिबेंचर्स। 4 फीचर ऑफ डिबेंचर्स, क्या आंसर बनेगा सेम एज डन इन शेयर्स। विद दिस डिबेंचर्स चैप्टर इज 75% complete. Topic number 7, interest on debentures. Interest on debentures. सान्या, आप कंपनी हो, आप इंटरेस्ट पे करोगे अपने डिबेंचर होल्डर्स को, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट टू बैंक, सीधा ही पहले ड्यू कर इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर टू इंटरेस्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है एक्सपेंस की, then B plus 1 ड्यू करो इंटरेस्ट, हिंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही चीजें बोलते सहज
एक सिंपल सी 11th क्लास की जर्नल एंट्री बनानी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर वो कंसेप्ट नहीं भी लगाना, सिंपल रियल पर्सनल नॉमिनल लगा के भी बन सकती है। हमने इंटरेस्ट पे करना है, ट्राई करो। पे किया नहीं है, पे करना है। पीयूष, डिबेंचर होल्डर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज ही मत कर, सिंपल ड्यू करते हैं। मानवी जैन, चलो डिबेंचर होल्डर डेबिट किया, लॉजिक है। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों कर रहे हो आप? तो पे करोगे, खर्चा नहीं है आपका। चलो आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी होगी। अभी आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करना ही नहीं बोला मैंने, सिंपल एंट्री बनाओ रियल पर्सनल नॉमिनल के बेस पे। कीर्ति, सीधा पे कर दिया दीदी आपने, और आप तो इंटरेस्ट भी नहीं बोल रहे, आप तो डिबेंचर पे कर रहे हो। ये तो रिडम्पशन की एंट्री बन गई। इंटरेस्ट पे करना है, तूने मुझे फीस पे करनी है, उसकी एंट्री क्या है? अभी पे कर ही नहीं। टॉक्सिक। शिवानी, बाकियों से तो उम्मीद ही नहीं है मुझे। हरजोत, आउटस्टैंडिंग के बिना क्या होता है? वेरी गुड मार्गनी एंड हरजोत, सिट डाउन। Interest is your expense. Nominal account says debit all expenses and losses. The entry is interest on debentures account debited. बाद में लिखना, पहले समझो। To debenture holders. Credit the giver. Personal account. Debenture holder is not a company or it is a person. Natural person है वो। अगर खुशी मेरी डिबेंचर होल्डर है तो खुशी जीता जाता है इंसान है, तो वो नेचुरल पर्सन हुआ। तो दिस एंट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉमिनल एंड पर्सनल। आया समझ में? सेकेंड एंट्री, जो इस एंट्री में आपने डिबेंचर होल्डर को डेबिट क्रेडिट किया है, अब उसको पे करना है, तो अब उसको क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। जिसने कैश बोला है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। कैश में कभी भी इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करती, हमेशा अकाउंट बियरर चेक में पे करती है, इसीलिए क्या वर्ड यूज करेंगे हमेशा? बैंक। ठीक है, पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड रियल। दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉमिनल एंड पर्सनल। नाउ थर्ड एंट्री, डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो गया। क्या अकाउंट ओपन किया है? डेबिट किया है, क्या हो जाएगा? उस अकाउंट को क्लोज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इसको भेज देंगे सरप्लस अकाउंट में। सरप्लस दैट इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरी लाइन लिखनी है, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, सिर्फ अभी इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इसकी नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट पेड, और इसकी नरेशन होगी इंटरेस्ट चार्ज टू। कौन से अकाउंट में भेजना है? पी एंड एल अकाउंट में। अगर आपको याद हो +1 का फाइनल अकाउंट्स, इंटरेस्ट हम डेबिट साइड पे शो करते थे पी एंड एल में, क्योंकि यहाँ पे जो पी एंड एल है वो हम बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर में क्या हो जाएगा? डेबिट। सो दिस इज नथिंग बट 11th क्लास। ठीक है जी, तो 3 एंट्रीज हैं इसकी मेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। पहली क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। स्पीक आउट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू, वंस मोर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। अब पैसे गए, पहले सिर्फ उनको बताया है कि हम इंटरेस्ट देने वाले हैं, अब पैसे जा रहे हैं।
किसको जा रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को जा रहे हैं। पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री बोलो, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू। पहली एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। अब क्रेडिट क्या हुआ है? डिबेंचर होल्डर तो डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब देखो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट भी हो गया, डेबिट भी हो गया, उसका लॉजिक क्या हो गया? खत्म। क्या रह गया? ओपन क्या किया हुआ है? इंटरेस्ट। वो डेबिट किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? और उसको कहाँ फेंकना है? सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वंस मोर, surplus that is statement of profit and loss. Entry number 1 due करेंगे, interest on debentures to debenture holders. Second entry, debenture holders to bank. Third entry, surplus that is statement of profit and loss account to interest on debentures. Clear? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. Sit down. Topic number 8, issue of debentures. Issue of debentures with view of redemption. Issue of debentures with view of redemption. Issue of debentures with view of redemption. इसके 6 केस हैं, 6 केसेस हैं. केस नंबर 1 लिखो. Issued at par, redeemed at par, par का मीनिंग होता है फेस वैल्यू. Issued at par, redeemed at par. Redeemed का मतलब होता है रिडम्पशन, और रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास के एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज कंजर्वेटिज्म. ये कंसेप्ट ये कहता है कि लॉसेस के लिए पहले से ही तैयारी करके रखो, लेकिन प्रॉफिट्स को तभी नोट डाउन करो जब प्रॉफिट्स एक्चुअली में रियलाइज होंगे. तभी हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हमारे जो डेटर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें पैसे नहीं देंगे. हम पहले से ही तैयार रहते. ठीक है. तो अब ये जो 6 केस हम पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ेंगे विद व्यू पॉइंट ऑफ, मतलब आगे चल के हमने पैसे वापस करने हैं, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू. फर्स्ट केस का नाम देखो क्या है. इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट, मतलब 10 का डिबेंचर है, हम उनसे इश्यू भी 10 पे कर रहे हैं, मतलब पैसे ले कितने रहे हैं 10, वापस भी कितने करेंगे 10. तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस. तो उसकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन. सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स, और दोनों में अमाउंट 10-10 आ जाएगा. इन शॉर्ट हमने ये एज्यूम किया है कि सारा का सारा पैसा मैंने एप्लीकेशन पे ले लिया. देयर इज नो अलॉटमेंट, नो फर्स्ट कॉल, नो फाइनल कॉल. The whole of the 10 rupees are taken on application. So just 2 entries of this case. पहली 2 जो हम नॉर्मल करते हैं शेयर्स में, क्या एंट्री थी पहली? बैंक शेयर एप्लीकेशन. सेकंड एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन शेयर. यही है. शेयर की जगह मैंने क्या लिख दिया? डिबेंचर. और शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख दिया? तुम्हारी बुक में उन्होंने क्या किया है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया साथ में? एंड. तो ये आपकी चॉइस है, आपने अलॉटमेंट लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ. शिवालिक वाले टीचर लगवाएंगे तो तुम पहले से आदत डाल दो. ठीक है. क्या एंट्री बनी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है. दिस इज केस नंबर 1. इसमें ना तुम्हें कोई प्रॉफिट हुआ ना तुम्हें कोई लॉस, क्योंकि 10 रुपए आए और 10 रुपए तुमने वापस उनको देने हैं. अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से.
हर चीज लिखना जो मैंने मीनिंग्स लिखे हैं. केस नंबर 2. Issued at premium redeemed at par लिखना बंद करो, समझो कंसेप्ट को. मान लो एक डिबेंचर 10 का है, हम लोगों से पैसे तो 12 ले रहे हैं पर वापस उनको कितने करेंगे? 10. प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है और रिडीम किस पे हो रहा है? पार मींस फेस वैल्यू. लिए 12 है, वापस 10 दे रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन. कितने पैसे आगे मेरे पास? 12. सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स 12 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. कितना आ जाएगा प्रीमियम? 2 रुपीज. शेयर्स में भी यही किया था. साथ में एप्लीकेशन के वर्ड के साथ आप क्या लगा सकते हो? एंड डिबेंचर अलॉटमेंट. तो यहाँ पे भी लगा देना एंड डिबेंचर. ये ऑप्शनल है डिबेंचर अलॉटमेंट वर्ड यूज करना एक्सेप्ट शिवालिक. क्लियर है? क्या एंट्री होगी 12 रुपए आने की? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 12. जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट कर रहे हो 12 रुपीज से, उतने से ही क्या करोगे? डेबिट करोगे. डिबेंचर्स में हमेशा जाती है फेस वैल्यू. क्या थी फेस वैल्यू? 2 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, उसको हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो उसको हम लिखेंगे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब याद करो शेयर्स चैप्टर. शेयर्स में अगर प्रीमियम एप्लीकेशन गए तो एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. वही है, बस शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन है, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर्स. नो डाउट. केस 3. Issued at discount, redeemed at par. मान लो 10 रुपए का एक डिबेंचर है, इश्यू आप डिस्काउंट पे कर रहे हो, मतलब उनसे ले कितने रहे हो? लेट इट बी 9 रुपीज. बट वापस पूरे के पूरे कितने करोगे? कंपनी को क्या हो गया? लॉस को डेबिट कर दे. ठीक है. नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन. कितने पैसे आएंगे? 9. सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन 9 टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, जिसमें हमेशा जाती है फेस वैल्यू. लॉस कितने का हो गया? 1 रुपी. इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. इजी. शिवालिक वाले एप्लीकेशन के साथ क्या लिखेंगे साथ में? डिबेंचर अलॉटमेंट. जल्दी नोट डाउन कर लो. केस नंबर 3. केस नंबर 4. यहां से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है. Issued at par, redeemed at premium. Stop writing. एक डिबेंचर 10 का है, आप ले तो 10 रहे हो पर वापस कितने करने वाले हो? कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस. ऐसा केस तुमने अभी तक किया नहीं है. 10 रुपीज लेके वापस इशू की रिडम्पशन कितने की करनी है? 12 की. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन. कितने रुपीज आगे? 10. सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर. देखो
डिबेंचर एप्लीकेशन में जितने से क्रेडिट हुआ उतने से क्या हो जाएगा? डिबेंचर्स में हमेशा मैंने क्या बोला, क्या आ जाती है? फेस वैल्यू भी क्या है? अब जब आप वापस 12 करोगे आपको कितने का लॉस हो रहा है? तो लॉस को डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसको डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। अब ये तो मैच नहीं हुआ। डेबिट साइड पे 12 रुपीज बन रहा है, क्रेडिट साइड पे तो जो 2 रुपए रह गया उसको लिखेंगे क्या? इट विल बी कॉल्ड एज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखेंगे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझना। ये थर्ड केस नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। थर्ड केस में आपने 9 रुपए लिए थे, इस केस में आप ले कितने रहे हो? तो डिस्काउंट तो है ही नहीं, आपने उससे पूरे पैसे लिए हैं जितने का आपका एक डिवेंचर है, बट वापस आप कितना कर रहे हो? तो आपको लॉस कितना हो गया? 2। तो सेकेंड एंट्री दोबारा देखो कैसे बनाएंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन 10 रुपीज, 2% डिवेंचर्स, इसमें तो हमेशा जाती ही क्या है? फेस वैल्यू है ही 10। हमें लॉस कितने का हुआ? 2। उसको लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब देखो यहाँ 12 मिल रहा है, यहाँ 10, तो मतलब 2 रुपए भी और आएंगे। उसको लिख क्या देना है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिख देना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये कौन सा कंसेप्ट है? दिस इज नॉट रिलेटेड विद रियल पर्सन और नॉमिनल, दिस इज रिलेटेड विद कंजर्वेटिज्म। जो 10 साल बाद या 20 साल बाद जब आपने हर एक डिबेंचर होल्डर को 12 रुपए देने हैं, उसके लिए आपने एक अलग से रिजर्व बना लिया जिसका नाम क्या रख दिया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम पहले से ही लॉसेस के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट किया है क्योंकि हमने एक प्रॉफिट का पार्ट बनाया है उसको, बट जब हम उसको पे करेंगे तब हमें क्या हो जाएगा? ये लॉस। तो पहले से ही हमने उसकी तैयारी करके रख ली। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर 4। नो डाउट। फिफ्थ केस, issued at premium, redeemed at premium, stop writing। एक डिबेंचर 10 रुपए का है, आप इश्यू 12 का कर रहे हो, वापस 15 कर रहे हो। 10 की चीज आपने 12 में बेची, आपको 2 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट। जब वापस करना है कितना करना है? 15। आपको लॉस कितना हो गया? 5। 2 रुपए प्रॉफिट हुआ था, 5 रुपए का लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली कौन जीता? लॉस जीता। कितने रुपए से? 3। समझ आ गया कंसेप्ट? दोबारा बताऊं। 10 रुपए का चॉकलेट लिया, उसको हरजोत को 12 का बेच दिया, ठीक है? आपके पास 12 आ गए। जब हरजोत वापस देगी 15 रुपए देगी उसको, मतलब डबल लॉस हो जाएगा हरजोत। क्लियर? अब देखो हमने पैसे लिए कितने उससे? 12 रुपीज। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए आ गए? सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन 2% ऑफ डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये केस आप कर चुके हो ऑलरेडी। 12, 10, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है। प्रीमियम कितना हो गया? 2। इतना क्लियर? अब 10 और 15 में गैप कितना है? ये आपको लॉस हो रहा है, इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपीज। और अब देखो यहाँ बन रहा है 17, यहाँ बन रहा है 12, मतलब 5 नीचे भी आएगा। उसको फिर से क्या लिख देंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सेम एज केस नंबर 4। ये चीज 4th केस में थी, अभी जो किया इससे पहले वाला, और ये चीज 2nd केस में थी। सो दिस केस नंबर 5 इज कॉम्बो ऑफ केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4। ठीक है? एक बार फिर समझाता हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 100 की फेस वैल्यू है, आप इश्यू कर रहे हो 110 का, वापस कर रहे हो 130 का। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, आपके पास पैसे कितने आ गए? 110। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन
2% ऑफ डिबेंचर्स। 110 आए थे, 100 फेस वैल्यू है, 10 रुपए का आपको फायदा हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भेज दिया। ठीक है, 100 वाली चीज वापस कितने में करनी है? 130। आपको लॉस कितने का हो गया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 30, और यही नीचे लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए से? 30। जल्दी नोट डाउन कर लो। केस नंबर 5। केस नंबर 6। Sawmill will try this. Issued at discount, redeemed at premium. मैं आपको सिचुएशन दूंगा, सॉमिल आपने ट्राई करना आंसर। 10 का डिवेंचर है, मतलब ये उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज। खड़े हो जाओ। आपने उनसे लिए 9 है, पर आप वापस 15 रुपए करोगे। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस। कैसे? सर 10 का पहले हमने डिस्काउंट पे ले इश्यू किया, कितना लॉस हो गया कंपनी को? वहां पे 1 रुपी वहां पे हो गया, और वापस 15 करने हैं, 5 रुपए वहां पे हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 6 रुपीज। पहली एंट्री में अमाउंट कितना लिखेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन में? 9। आप सॉमिल हो। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन 2% ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे 9। इसमें तो हमेशा क्या लिखते थे? फेस वैल्यू। 1 रुपी का जो लॉस था उसको लिखना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब कितना लॉस हुआ? 5। उसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 5। अब यहाँ 15 बन रहा है, यहाँ 10 बन रहा है, तो नीचे कितना लिख देंगे? 5। इसको लिखोगे क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। ठीक है भाई। Now this topic, debenture application discount to debentures, was case number 3. So this is combo of case 3 and 4, loss and premium. अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी बुक में क्या किया हुआ? वो इन दोनों लॉसेस को इकट्ठा कर देते हैं। वो इस जगह पे, इस एंट्री की जगह पे यहाँ पे एक ही लॉस लिखते हैं और इसमें सीधा कितना डाल देते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, हार्डली मेक। ठीक है। With this, 85% chapter of debentures is complete. Remaining 15% I'll cover in the next class. Note down.